अब हम थोड़ा रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। किसका? हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था? एसी। क्या नाम था? एसी, ठीक है। एसी को कौन सा करंट बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट। अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा बेटा करंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। डीसी कौन सा? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, जिससे हमें करंट नहीं लगता। अरे जो बैटरी में करंट होता है कौन सा होता है? डीसी। जो बैटरी में, जो बैटरा में होता है वो भी कौन सा होता है? डीसी। और जो तारों में बहता है कौन सा है? एसी करंट। एसी से हम लोग चिपक जाते हैं, डीसी से हम लोग। अब बताओ सब सीधे सीधे, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लिखना नहीं है। एसी, एसी में चाहे तुम्हारा करंट हुआ चाहे तुम्हारा वोल्टेज हुआ, टाइम के साथ में बदलता नहीं है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं? एसी करंट की। किसकी बात करूं? टाइम के साथ में वैरी होता है, वैरी होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या कहलाता है? आई नॉट। मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज क्या कहलाएगा? बी नॉट। सर ये कभी चेंज नहीं, ये चेंज होता रहता है। ये चेंज होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? आई नॉट साइन बी नॉट साइन। बोलो, अरे यही तो होती है सर। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। सही है? क्या इसकी इक्वेशन ये नहीं हो सकती है? बोलो, हो सकती है नहीं हो सकती है? हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो ये कैसे चलेगा सर? क्या ये ऐसे चलेगा? ऊपर चलेगा। बोलो, ऐसे तो चलेगा। सही है, तब ये ऐसे चलेगा ऐसे। क्या इसकी इक्वेशन, क्या इसकी इक्वेशन ये नहीं हो सकती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। हो सकती है नहीं हो सकती है? अगर हो सकती है तो ये कैसे चलेगा सर? सबसे पहले पाई बाई 3 को भूल जाओ, साइन का बनाओ सर। साइन का कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या इस प्रकार से चलेगा करंट? इस प्रकार से। अब यहाँ प्लस का क्या है? पाई बाई 3। सर प्लस का मतलब ही क्या होता है? आगे आगे। सर बीच में होता है 90। 90 मतलब पाई बाई, यहाँ क्या होता है? 0। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो 60 डिग्री सर जी यहाँ कहीं होगा। वहीं पर लाइन डाल दो, वहीं पर लाइन डाल दो। और ये पीछे का चाहे भूल जाओ। तो जो ये बन गया, ये हमारा कौन सी बन गई? इसकी इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन बन गई? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। बात समझ आ रही है? इसकी ये इक्वेशंस बन जाती है। उसके बाद में एसीडीसी में क्या मैंने आई एवरेज की बात करी थी? बी एवरेज की बात करी थी? मुझे बताओ आई एवरेज का फार्मूला फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए क्या होता है? 0 फुल साइकिल के लिए। और बी एवरेज का भी फुल साइकिल के लिए 0 होता है। अगर ये 0 होता है तो मुझे बताओ आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए सर, हाफ साइकिल के लिए मैं भूल गया, जल्दी बताओ। 2 आई नॉट अपॉन पाई, आई नॉट अपॉन। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ पर बी एवरेज का फार्मूला क्या हो गया था सर? अरे बोलो, 2 बी नॉट अपॉन पाई। क्या यही था? अगर हम पाई से भाग देते थे, पाई से क्या देते थे? भाग। तो कुछ आता था, कितना आता था? 667 आई नॉट, यहाँ पर 0.637 बी नॉट। क्या यही आता था सर? जब इसमें अपन लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जब अपन लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बताओ मुझे आई इक्वल टू आई 1 साइन ओमेगा टी प्लस आई 2 साइन 2 ओमेगा टी फुल साइकिल के लिए। किसके लिए? तो आई एवरेज कितना होता था? 0 होता था। क्यों 0? क्योंकि दोनों में साइन है। साइन हो या कॉस हो तो फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं इसमें अगर ऐसे पूछ लेता आई इक्वल टू आई 1 प्लस आई 2 साइन ओमेगा टी प्लस आई 3 कॉस 3 ओमेगा टी। अब सर जी हाफ फुल साइकिल के लिए आई एवरेज का मान कितना हो जाता है? I1 क्या हो जाता है? I1 only।
क्या सिर्फ I1 बचता? Yes, sir. अरे इसमें भी साइन और इसमें क्या है कॉस, ये दोनों निपट के क्या हो गए? जीरो। जीरो। तो सिर्फ I1 बचा, तो मेरा I1 ही तो आंसर हो जाएगा। ये मैंने किसके लिए बात करी थी? ऐसी सर्किट के लिए। सब ऐसी सर्किट चल रहा है, ठीक है। अब मैंने बेटा कुछ RMS बोला था। क्या बोला था सर? IRMS और DRMS। सर IRMS जब आपने बोला था तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, IRMS का फार्मूला क्या निकल के आया? I0 अपॉन रूट 2, I0 अपॉन रूट 2, अंडर रूट। ऐसे ही BRMS भी कुछ निकल के आया था। क्या आया था? B0 अपॉन, अरे B0 क्या है सर? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज। I0 क्या है तुम्हारा? मैक्सिमम करंट। अजय सर कि अगर हम इसको अंडर रूट 2 से भाग जब दे देते थे, अंडर रूट 2 का मतलब 1.41, जब हम इससे भाग देते थे तो क्या निकल के आया था? B0 0.707 B0। बोलो। ऐसे यहाँ क्या निकल के आया था? 0.707 बोलो 707 I0। अरे बोलो। अगर मैं सर इसका करंट बनाऊं, मुझे सर AC करंट कुछ मैं ऐसे ही तो लिखता था। यस सर। ऐसे लिखता था। ये मेरा अगर मैं यहाँ करंट लिया हूँ तो ये क्या कहलाएगा? I0। क्या कहलाएगा? I0। सबसे नीचे क्या होता है? I एवरेज। उससे ऊपर क्या होता है? IRMS। बात समझ आ रही है? क्योंकि तुम ही तो बोले सर ये तो I0 है ही है। ये क्या है? 0.707। ये क्या है? 0.63। अरे यही तो है, यही तो तुम लोग बोले थे। फिर मैंने कोई फेज डिफरेंस की बात करी थी। सर फेज डिफरेंस क्या होता है ये समझ में नहीं आया। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है मुझे बताओ। क्या मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? I = I0 sin ओमेगा t प्लस phi1। दूसरी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, phi2। लिख लिया? यस सर। लिख लिया। अगर लिख लिया तो इसका सर फेज डिफरेंस क्या होगा? phi1 प्लस phi2। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? phi2 माइनस। करे क्या? मैंने किया क्या? अरे सर जी इसमें से ऊपर वाला घटा दिया। इसमें से क्या घटा दिया? ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला घटा दिया इससे ये गायब, तो मेरे पास में सिर्फ क्या बचा? phi2 माइनस phi1। बात समझ में आ रही है? ये सब लिखवाया हुआ है। एक रिलेशन था मेरा, रिलेशन बिटवीन, क्या था? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड सब फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अगर मुझे पाथ डिफरेंस पता है, क्या पता है? पाथ डिफरेंस, तो मैं फेज डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ या फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ पाथ डिफरेंस से। जैसे मुझे मान लो सर मुझे पाथ डिफरेंस पता है, पाथ डिफरेंस पता है 2 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2। तो बताओ इसका फेज डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा 202 खत्म, पाई रहेगा वो 3 पाई। पाई बोलो 370, 3 पाई। आ गया क्या? कितना आ गया? पाई 3 पाई। 3 पाई आंसर हो जाएगा? 4 पाई होता है। बिल्कुल होगा सर। क्या? 3 पाई होगा आंसर इसका। और क्या? 370 18 दिया 54। क्या होगा? पाँच में चलो 40। सर ये रख देंगे वैल्यू। Yes, sir. अरे लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2, आंसर क्या आ गया? 3 पाई। सही है? अच्छा तुमने IRMS निकाल लिया था क्या? अगर IRMS निकाल दिया मुझे एक इक्वेशन बताओ। I = I1 sin ओमेगा t, I2 cos ओमेगा t। जल्दी से मुझको इसका IRMS फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा IRMS। तो क्या करोगे?
भूल गए इसका? आई क्या वन का लगाओगे? स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर अंडर रूट I1 का स्क्वायर का स्क्वायर बटे 2 I2 का स्क्वायर बटे 2 बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ b इक्वल टू 3 साइन ओमेगा t प्लस 4 प्लस 5 कॉस ओमेगा t, इसका BRMS बताओ। क्या बताओ? BRMS। तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। यहाँ क्या साइन कॉस है? नहीं है। तो खाली 4 चौक 16। क्या यहाँ कॉस है 50 25 बटे, सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। BRMS की यूनिटी क्या हो गई? वोल्ट। बात समझ आ रही है? जो भी आए यूनिट क्या हो गई? वोल्ट हो गई। सही है? तो ये यूनिट हो जाएगी। तो ये IRMS BRMS ये सब ज्यादा आ जाती है ना इससे। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, खाली यही है। सही है? कोई भी इक्वेशन हो गई इस प्रकार से। हो गया? ठीक है, ये सब मैंने लिखवाया हुआ है तुम्हारी कॉपी में। ठीक है, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, पूरा मेंशन करके दिया है तुमको। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। ठीक है सर, BRMS हो गया और क्या हो गया? IRMS, ये सब हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें, मैंने कहा था BRMS IRMS हो गया, उसके बाद में क्या पढ़ते हैं? हाँ, उसके बाद में मैंने कहा था मेरे पास में सिर्फ क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कौन फ्लो हो रहा है? AC करंट। ये क्या आएगा मेरा? AC का मतलब है B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा t, I इक्वल टू I नॉट साइन, कतई सही सर, I नॉट साइन ओमेगा t। यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस। यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस। तो सर अगर मैं B इक्वल टू, वैसे मेरी B इक्वल टू क्या होता है? IR। B इक्वल टू क्या होता है सर? ओम्स का क्या अकॉर्डिंग? B इक्वल टू IR, I इक्वल टू B अपॉन R। ठीक है? अच्छा, तो तुम बोले थे सर I क्या होगा? छोटा। B क्या होगा? अरे तो बोले थे तुम सर जी, B में से भाग हो रही है। B में से क्या हो रहा है? भाग। अरे B से भाग, B को किसी से भाग कर रहे हैं, तो तभी तो मेरा I आ रहा है। तो जाहिर सी बात है B बड़ा होगा, I क्या होगा? छोटा। I मेरा होगा छोटा। तो इसको मैंने ऐसे बनाया था। चलो, अगर मैं इसको करंट को यहाँ पर B को क्या ले लूँ? B नॉट साइन, बोलो B नॉट साइन ओमेगा t। तो B नॉट साइन ओमेगा t मैं जानता हूँ B इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? I नॉट साइन ओमेगा t, और नीचे क्या है? तो ये पूरा क्या बन गया मेरा? B नॉट। क्या बन गया? अब देखो बन गया। अरे I नॉट अपॉन R क्या हो गया? B नॉट। I नॉट R अपॉन क्या हो गया? फिर इसका मैंने कोई वैसे बनाया था, एक बड़ा B नॉट, I नॉट क्या होगा? छोटा। B नॉट क्या होगा? बड़ा। I नॉट क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल क्या होगा? ओमेगा t। एंगल क्या होगा? ओमेगा t। बात समझ आ रही है? एंगल क्या हो गया? ओमेगा t। सही है? ये मैंने किसके लिए लिया था? रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए लिया था? रेजिस्टेंस के लिए। फिर रेजिस्टेंस के बाद में क्या लिया था? कैपेसिटर। रेजिस्टेंस के बाद क्या लिया था? और कैपेसिटर के बाद में इंडक्टर। कैपेसिटर के बाद में क्या लिया था? इंडक्टर। बात समझ में आ रही है? इंडक्टर लिया था। और इंडक्टर के बाद में क्या लिया था? ट्रांसफार्मर आया था। नहीं, LCR। और LCR से सब सुलझ गए थे। LCR से सब सुलझ गए थे। जैसे कैसे, मैं तुम्हें डायरेक्ट LCR ही दे रहा हूँ। ठीक है? कौन सा? AC किसमें? LCR सर्किट। थोड़ा बहुत ध्यान आए तो सर, ये क्या है मेरा? L। ये क्या है मेरा? C। ये क्या है मेरा? LCR। LCR में क्या कर दिया मैंने? बोलो।
AC क्या कर दिया, LCR में AC लगा दिया। अगर LCR में AC लगा दिया, अच्छा बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, किसका? इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सेल। अरे गधो बोलो एक्सएल। इसका क्या होगा, XC। ये तो आर रहेगा, ये क्या रहेगा, अरे ये तो रहता है सर, ठीक है। अगर मैं कहूँ पोटेंशियल, मैंने लिखवाया है पोटेंशियल इन इंडक्टर BL बराबर करंट क्या होगा, I नॉट, साथ में XL, C के अंदर I नॉट क्या होगा, XC, R के अंदर I नॉट क्या होगा, अरे ये तो होगा। फिर मैंने सर कुछ ग्राफ बनाया था, लेकिन वो ग्राफ के अंदर बाद में कर लिया था। इधर क्या होगा रेजिस्टेंस, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा बेटा बोलो, BL माइनस BC, BL माइनस, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो नेट पोटेंशियल कहाँ होगा, बीच में। नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अंडर रूट BL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस BR का। सर इसकी जगह जब हम वैल्यू रखेंगे, सर B की जगह रख सकते हैं I नॉट Z क्या है तुम्हारा, इम्पीडेंस, Z क्या है, इम्पीडेंस। और सर इसमें रखेंगे तो I नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। XL माइनस XC का होल स्क्वायर, I नॉट से I नॉट कट गया। मेरा आंसर इम्पीडेंस का ही तो आया था सर। इम्पीडेंस का फार्मूला मैंने कहा था बेटा कोई 4 फार्मूला याद कर लेना, कोई 4 फार्मूला याद कर लेना। अरे हो गया नहीं हो गया सर। ये जो एंगल है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फेज एंगल। क्या बोलते थे, फेज एंगल। और ये है मेरा इम्पीडेंस, ये क्या है, इम्पीडेंस, ये है इम्पीडेंस। ये क्या सा है, फेज एंगल। सर फेज एंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan फाई बोलो XL माइनस XC अपॉन। अगर मुझे बताओ, चलो ये तो बात सही है सर जी, XL माइनस XC तो तुमने कर दिया। मुझे बस इतना बता दो कि XL होता क्या है, ओमेगा एल। XL क्या होता है, क्या ओमेगा एल होता है। सर XC क्या होता है, क्या 1/ओमेगा C होता है, ओमेगा सी। मैं चाहूँ यहाँ वैल्यू रख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने तुमसे कहा था सिर्फ 4 फार्मूला याद करना। 4 फार्मूला में पहला फार्मूला एक्सेल माइनस R, और दूसरा tan फाई एक्सेल माइनस XC अपॉन। अरे ये तो फार्मूला थे। ये किसके लिए है, LCR के लिए है, LCR तीनों के लिए है। अब फिर मैंने क्या कहा था बेटा, अगर मेरे पास में एक सर्किट है जिसमें L है और क्या है, R है, बोलो L है R है। तो अच्छा इम्पीडेंस होता क्या है, इम्पीडेंस है क्या, रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, LCR का, तीनों का, L और C और R तीनों का मिला के। अच्छा इम्पीडेंस की यूनिट क्या होगी, वही होगी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो इम्पीडेंस की बात समझ आ रही है। अच्छा XL की ओम, XC की और रेजिस्टेंस की ओम, सब ओम होती हैं, ठीक है। अगर मैं LR में Z निकालूं, इसमें क्या नहीं है, एक्सेल स्क्वायर। क्या नहीं है, C। अगर XC नहीं है तो सिर्फ क्या बचा, एक्सेल स्क्वायर प्लस ओ। अगर सर tan फाई निकालूंगा तो XL अपॉन। अच्छा सर जी चलो ठीक है। और ये कौन सा सर्किट हो गया मेरा, बोलो CR का Z निकालूंगा तो XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर XC स्क्वायर अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस। अच्छा चलो सही है। tan फाई क्या हो जाएगा, माइनस XC अपॉन माइनस XC अपॉन, सही है। अच्छा ये भी सही है। अगर सर मेरे पास में LC हो, अब क्या करूंगा मैं, अब बोलो तो क्या होगा सर जी, तो सिर्फ बचेगा Z बराबर अंडर रूट क्या होता है सर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है
सर होल स्क्वायर से खत्म होगा तो सिर्फ क्या बचेगा? एक्सएल माइनस। अच्छा सर तो tan फाई क्या बचेगा? क्या इसमें r है? नहीं है तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो क्या इन्फिनिटी आ जाएगी? क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। ओहो ये हो गई इन्फिनिटी हो गई। सही है ये हो गया। तीनों के लिए वाली बात हो रही थी एलसीआर सर्किट के लिए। अब मुझे बताओ एक फार्मूला मैंने कहीं रेजोनेंस सर्किट पढ़ा था। रेजोनेंस मेरे समझ में नहीं आ रहा रेजोनेंस है क्या ज्यादा? उसमें एक्सएल एक्सी के बराबर होता है। रेजोनेंस कब होता है? जब एक्सएल एक्सी दोनों बराबर जब एक्सएल एक्सी की क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो जेड आर बराबर होता है। सर रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? जब एक्सएल बराबर हो जाए किसी के अगर किसी को याद हो तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकता है यस सर। कितनी थी फ्रीक्वेंसी? 1/2 एलसी। चलो बता तो है सर जी। ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी ओमेगा 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 स्क्वायर। अच्छा ये सी है ना यहाँ ठीक है। ये एल सी ओमेगा बराबर 1/√LC एलसी। ओ सर अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा 2 पाई। ओमेगा अपॉन 2 पाई। सर ओमेगा ऐसे ही 2 पाई नीचे अंडर ठीक है। चलो कुछ बातें और। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है तो एलसीआर के अंदर इम्पीडेंस क्या होगा? जो जेड होगा आर के बराबर होगा। ठीक है सर जी तुम ही तो बोले अरे जेड बराबर अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर दोनों बराबर है तो जीरो हो गए। जीरो हो गए तो सिर्फ क्या बचा? आर। सही है। अब देखना यहाँ पर जो जेड होता है बेटा मैंने क्या लिखवाया था? मिनिमम। जेड मिनिमम तो जो करंट होगा तुम्हारा वो क्या होगा? मैक्सिमम करंट। जब खुद बताओ अगर रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो उस कंडीशन पर जो मुझे करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? करंट अंडर जेड जो क्या मिलेगा? मैक्सिमम। इससे ज़्यादा करंट मुझे मिलने का नहीं। बात समझ में आ रही है? इससे ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा। पावर फैक्टर क्यों? ठीक है ये है। देखो ऐसा है खत्म नहीं कहा चलती रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये है रिवीजन भी इसी प्रकार से होता है। रिवीजन में पता है थोड़ा अंतर ये होता है कि इसे तुम्हें चैप्टर बता दिया जाता है। ठीक है अभी मैंने तुम्हें चैप्टर में बताया तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें चैप्टर बता दूंगा तो मैं तुमसे पूछता बस। सही है। चैप्टर बताया पूछता मैं क्वेश्चंस पूछता मैं। अब जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें ये बताया होता अब मैं तुमसे कैसे पूछता जब रिवीजन चलता है तो मैं तुमसे ये पूछता रेजोनेंस सर्किट के अंदर रेजोनेंस सर्किट के अंदर रेजोनेंस की डायरेक्ट तुमसे था पूछता था फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा? यस सर। तो तुम बताते सर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है। फिर पूछता रेजोनेंस सर्किट की कंडीशन क्या होती है? तो तुमने पढ़ा होता तो तुम फटाफट सब कंडीशनें बताते सर ये कंडीशन होती है। अब तुम कहोगे सर ये तो हम बता देंगे ये तो हम अभी ही बता दे रहे हैं। तुम अभी तो बता दे रहे हो बेटा। सही है। अब मैं तुमसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पूछने लगूँ मैं तुमसे फ्रिक्शन में पूछने लगूँ बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। पूछो बताओ ये सर्किट है ये क्या है M1 ये क्या है M2 ये एंगल θ1 θ2 ये इधर आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? m2 minus m1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या है? m2 minus जे लो एंगल इनटू जी m1 प्लस m2। सही है। टेंशन का फार्मूला क्या? तो सोचो सर कि कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ m1 m2 m1 प्लस m2 साइन सब लिखवाया हुआ है। ठीक है सब छोड़ो। ठीक है मेरे कहने का मतलब है ना कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब रिवीजन होता है तो इस प्रकार से होता है। ठीक है और जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतना ही इम्पोर्टेंट रिवीजन है।
और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है। सही है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बैठ रही है वो चीज़ कौन सी बैठ रही है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किस हिसाब से करते हैं। ठीक है? नहीं, तुम्हारी छुट्टी गुरु कितने बजे होती है? 4 बजे। अरे पूछना है 3:20 पे। कभी का हवा की तरफ स्पीड से उड़ गए 2 मिनट में हैं? ये तुम थोड़े हल्के थे तो पहले आ गए, थोड़े लेट हो गए। नहीं स्टेप कोई बात नहीं। तो ये था। चलो सर जी, थोड़ी बात और कर ले रहे हैं, है ना? थोड़ी बहुत बात और कर लेते हैं। जब हमारा ये सब सर्किट चले रहे हैं, मैंने कोई पावर को फार्मूला लिखा हो, बिल्कुल लिखवाया था R/Z है ना? पावर फैक्टर। पावर का फार्मूला लिखाया था, पावर फैक्टर नहीं पावर। अच्छा पावर इन LCR सर्किट। पूछो। तो P एवरेज का फार्मूला कुछ था तो हाँ, V0 I0 अपॉन 2 और साथ में cos फाई। अच्छा, और अगर मैं DRM या मैं ऐसे लिख दूं सर जी? यस सर cos फाई। अरे एक ही तो बात है। क्यों? क्योंकि मैंने V0 V0 अपॉन ये I0 और इसे क्या लिखा? ये लिखा, यही तो लिखा था। Yes, sir. जहाँ cos फाई क्या होता है? शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर। क्या था मेरा? शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर। समझ आ रही है? अब तुम्हें बताना है, अगर मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस लिया है, क्या लिया है? सिर्फ रेजिस्टेंस, तो P एवरेज का फार्मूला क्या? वहां पर फाई की वैल्यू क्या होती थी? फाई की वैल्यू फाई की वैल्यू 0 होती है। फाई की वैल्यू 0, तो पावर फैक्टर 1। पावर फैक्टर 1 तो सर जी खाली BRMS या फिर IRMS या V0 I0 बटे, अगर सिर्फ क्या होता था? प्योर रेजिस्टेंस। प्योर, अगर सर प्योर रेजिस्टेंस नहीं होके अगर प्योर कैपेसिटेंस होता तब तो टोटल 0 हो जाएगा P एवरेज। तब सर फाई का मान 90 और cos 90 0, तो ये क्या हो गया? 0। अच्छा सर जी, अगर सिर्फ इंडक्टर होता तब सिर्फ इंडक्टर होता तब क्या हो जाता? तो फाई का मान 170 होता है। 5/2 तक 90, फाई का मान 90 तो cos फाई 0, तो पावर भी 0। यही तो था। अच्छा, और अगर LCR होता, LCR बोलो क्या होता? LCR, तो पावर फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है सर। R/Z R/Z। R ऐसे ही सर Z एक्सेल मैंने एक्सेल का होल प्लस R का स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाता, तो फिर पावर क्या हो जाती सर? V0 I0 बटे 2। चाहे मैं तो सर IRMS और VRMS लिखूंगा तो वो लिख दूं, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना। और साथ में cos फाई की जगह R बटे XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस, यही तो होता था। समझ में आ रही है? अब बताओ सर जी, LR सर्किट के लिए कौन सा सर्किट? LR सर्किट के लिए P एवरेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? P एवरेज में, P एवरेज में फाई का मान इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के लिए 0, रेजिस्टेंस के लिए 0, तो P एवरेज सबसे ज्यादा है बेटा। कॉस का सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1। साइन की भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1। तो सबसे ज्यादा का मतलब यही क्या हो गया? सबसे ज्यादा का मतलब हो गया सर जी V0 और I0। अरे यही तो हो गया, बताओ ना, ये हो गया ना, यही तो हो गया। हाँ सर यही हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मेरे जे समझ में नहीं आ रही है सर। हाँ, अब तुमसे ऐसे पूछ लेगा कि बताओ अगर प्योर कैपेसिटर है खाली तो P एवरेज कितना होगा? तो 0। पावर फैक्टर कितना होगा? 90। फाई की वैल्यू कितनी होगी? पावर फैक्टर मतलब 0, cos 0 पूरा ही 0 हो गया ना बेटा।
पावर फैक्टर का मतलब ही क्या है? पावर फैक्टर जहां है तो cos फाई है, पूरा है cos फाई, पूरा क्या है cos फाई, और फाई की वैल्यू 90, तो ये तो 0 होएगा। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ सिर्फ मेरे पास में क्या है कैपेसिटर, तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर का मतलब हो गया पूरी वैल्यू, काय की पूरी वैल्यू cos फाई 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो पी एवरेज क्या होगा? बात समझ आ रही है? सिर्फ कैपेसिटर के लिए 0, और सिर्फ इंडक्टर के लिए 0, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए 1, ठीक है। एलसीआर के लिए ये, एलसीआर के लिए ये, और अगर एलआर है तो सी खत्म कर दो, क्या खत्म कर दो? सी खत्म कर दो। बात समझ आ रही है? और सीआर है तो दो, एलआर है तो सी खत्म कर दो, और सीआर है तो एल खत्म कर दो, तो ये ऊपर आर ऐसे ही रहेगा। और अगर एलआर है ये ना, तुमसे कहा जाए एलसी है तो आर है 0 तो पूरा ऐसी। मैंने एक चीज और लिखवाई थी, इसे मैं बोलता हूँ बार्टलेस करंट। बार्टलेस करंट का मतलब ये हो गया कि किसी सर्किट में करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन पावर 0 है। तो पावर 0 कब होगी? जब फेज डिफरेंस, जब फाई की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, फाई की वैल्यू क्या होगी खुद बताओ। अगर मेरी cos फाई की वैल्यू पूरी 0 हो जाए तो पी एवरेज भी क्या हो जाएगा मेरा 0। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टलेस करंट। बार्ट का मतलब क्या है? पावर, लेस का मतलब है खत्म, पावर है ही नहीं। तो बार्ट का मतलब पावर, लेस का मतलब है ही नहीं करंट। वैसा वो करंट जिसके अंदर कोई पावर ही नहीं है, और पावर नहीं है तो पावर क्या है 0। पावर नहीं है तो पावर क्या है 0। तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोल देंगे? बार्टलेस करंट बोलते हैं। समझ आ रही है? तो ये जो था तुम्हारा, ये पूरा का पूरा क्या था तुम्हारा? एसी सर्किट। बस इतना सा होता है एसी सर्किट, सही है। एसी सर्किट कितने हो गए? 30 मिनट होगा पढ़ाते हुए? 32 हुए हैं, 32 मिनट का है। अब मान लो अगर अब हम लोग सारे चैप्टर्स की यही औकात है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? अब रिवीजन चल रहा होता तो 32 मिनट का मतलब है अभी हमारे पास 1 घंटा बचा है। तो 1 घंटे में क्या होता है? ऐसे तो ना मैं डायरेक्ट खाली क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक चीज पढ़ाई हम क्वेश्चन करो, दूसरी चीज पढ़ाई आप क्वेश्चन करो, 1 घंटा मान लो। तो एक चैप्टर के लिए 1 लेक्चर, और जो बड़े चैप्टर हैं उनके लिए 2 लेक्चर, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको 3 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो 3 लेक्चर से ज्यादा कोई लेक्चर होगा नहीं। तो ये चीज होती है रिवीजन, नहीं है ये। तो मेन काम मेरा कहने का ये है कि रिवीजन तो तभी हो पाएगा जब क्लास चलेंगे, आपसे तय तुम्हारी संख्या होगी, और संख्या तब होगी जब हम सही होंगे। तो ये चीजें, तो मेन चीज अच्छा पी एवरेज, बी एवरेज, बी आर एम एस, आई आर एम एस, ठीक है, ये सब हो गया। और कुछ बचा तो नहीं इसमें? क्या ट्रांसफार्मर? अच्छा ट्रांसफार्मर इसी में है ना? हाँ ट्रांसफार्मर भी इसी में है, ठीक है। अच्छा बताइए ट्रांसफार्मर, मैं भूल गया ट्रांसफार्मर। भैया मेरे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार को, स्टेप अप, स्टेप एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ गए, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज घट गए। अब ट्रांसफार्मर बेचारा होता कैसा है? इस प्रकार का कोई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं? यहाँ पर जो कॉइल्स लगी होती है इन्हें बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। एसी कौन सी बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, वोल्टेज बीपी। इधर से जो निकली हुई होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल्स। और यहाँ जो वोल्टेज होता है उसे बीएस, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एनएस, ये तो होता है। अब भैया क्या होता है सर जी? जैसे इसमें से करंट फ्लो होता है,
करंट फ्लो होता है तो क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स सर जी यहाँ से होते हुए यहाँ जाता है, जितना यहाँ उतना यहाँ। अब मैंने तुम ही तो बोल रहे थे कि सर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट बहेगा, करंट जनरेट हो जाएगा, सही है। तो भाई यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या मिल जाता है, मुझे करंट मिल जाता है। अब इसमें करंट मिलता है तो आप बोले कि सर जी E इक्वल टू, ये P है तो EP इक्वल टू होता था माइनस NP d∅V ओवर dt। अब सेकेंडरी की बात करें तो NS, सर जितना यहाँ चेंज हो रहा है उतना ही वहाँ चेंज हो रहा है, दोनों को खत्म कर दिया तो EP अपॉन ES बराबर बचा माइनस माइनस गया NP अपॉन, सर EP अपॉन ES को हम लोग लिख सकते हैं BP अपॉन ES, और यहाँ हो गया NP अपॉन NS। तुम बोले सर जी अगर पावर 100% मतलब पावर का लॉस नहीं हो रहा है, अगर पावर का लॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब हो गया सर जी P इक्वल टू तो BI होता है। yes, sir। मैंने कहा सही है, तुम बोले सर BP और यहाँ IP, यहाँ BS, यहाँ ये हो गया BP अपॉन BS बराबर IS अपॉन, तो फाइनल मेरे पास में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ IS अपॉन IP। ये मेरा क्या था, ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक। कौन सा यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से बाहर नहीं जाने देगा, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अब तुम बोले सभी स्टेप अप स्टेप डाउन दो ही होते हैं। स्टेप अप देखो, अप का मतलब हो जाए बढ़ जाए, ठीक है, अप का मतलब बढ़ जाए, तो यहाँ कब बढ़ेगा, जब यहाँ लेने वाले ज्यादा होंगे बेटा। यहाँ जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्राइमरी के, तभी तो वहाँ वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा होगा, ठीक है। इसे बोल देंगे स्टेप अप, ठीक है। और स्टेप डाउन का मतलब क्या है, जब सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो गया यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो गए, कम हो गए, वोल्टेज भी कम, तभी तो स्टेप डाउन कहेंगे उसे हम लोग। क्या कर रहा है बात समझ में आ रही है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद में क्या था हमारा, डायनेमो, इलेक्ट्रिक डायनेमो, बात समझ में आ रही है। इसके बाद में क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक डायनेमो। इलेक्ट्रिक डायनेमो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायनेमो में मैंने कहा था करंट प्रोड्यूस होता था, तो करंट प्रोड्यूस होता था I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां I नॉट किसके बराबर था, N A B ओमेगा अपॉन, सही है, वो घूमता था ना। मैंने कहा घूमेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो ईएमएफ होगा, और ईएमएफ होगा तो करंट। समझ रही है, इस प्रकार से ये सब ज्यादा होती है तुम्हारी इसलिए, ठीक है। ये NAB ओमेगा अपॉन R, सही है। ये करंट का फार्मूला, ये किसमें होता था, इलेक्ट्रिक डायनेमो, इलेक्ट्रिक डायनेमो में, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायनेमो करता क्या है सर, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे जब तुम्हारा जो घर में जनरेटर है, वो जनरेटर क्या करता है, घूमता है, अरे वो इंजन घुमाता है, किसे घुमाता है, डायनेमो को, और डायनेमो को क्या घूमती है, कॉइल, और जब कॉइल घूम जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो करंट ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो कभी-कभी सही आपने अभी बोल दिया, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, बीच में खा जाता हूँ, डायरेक्ट बोल देता हूँ, सही है। ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें प्रोड्यूस ये, तो ये जो तुम्हारा चैप्टर था जिसका नाम था एसी करंट, ठीक है, इसका खात्मा होगा, आज क्या देखेंगे इसको, एसी करंट। अब इसके साथ रिओप्टिक्स हम तो सही है, मैं हूँ तो मैं
अच्छा हाँ, कल हमारी बेटा कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। कल हमारी क्या स्टार्ट होगी? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में है कुछ नहीं, खाली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तीन लेक्चरों का चैप्टर है। 3 लेक्चरों के बाद खत्म, फिर हमारी स्टार्ट होगी मॉडर्न। और मॉडर्न में ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो 2 लेक्चर से ज़्यादा, पहली क्लास में इसकी ठीक है, 2 लेक्चर से ज़्यादा नहीं। इसमें 1.5 घंटे नहीं